हाँ जी। कहाँ तक कंप्लीट हो गया था अपना? विंटर सीजन चल रहा था। ऑटम सीजन कंप्लीट हो गया था। सीजन क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में ऋतु वर्गीकरण में अपना लास्ट पार्ट था। इसमें समर सीजन के बाद में रेनी सीजन के बाद में ऑटम सीजन और उसके बाद में विंटर सीजन वाला पार्ट। तो विंटर सीजन में दो प्रमुख इवेंट हैं या प्रमुख घटनाएं हैं जो अपने को कंप्लीट करनी है, जिसमें एक तो है मावट और दूसरा पॉइंट है कोल्ड वेव्स या शीतलहर। फर्स्ट हेडिंग में मावट है ना, ये फर्स्ट हेडिंग में लीजिएगा मावट। विंटर सीजन में फर्स्ट पहला इवेंट है मावट। मावट में सबसे पहले देखेंगे इसका मीनिंग। तो मीनिंग अपनी इसका जिस पार्ट में लिखेंगे उसमें 3 से 4 लाइनें खाली छोड़ के फिर पहले अपने को इसका डायग्राम बनाना, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर इसका मीनिंग देखेंगे। जैसे अपने जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें इस शेप में एक महाद्वीप आता है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट ऊपर का भाग क्या है? यूरोप। यूरोप और अफ्रीका के बीच के जलीय क्षेत्र को कहा जाता है भूमध्य सागर। यानी ये दोनों स्थलीय भाग है, भूभाग है, उनके बीच के सागर को भूमध्य सागर। मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर से और भारत की ओर चलने वाली जो विंड्स है, जो भारत के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन से आती हैं? पश्चिम की ओर से। इनको कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीधी नहीं चल के इस तरीके से डाइवर्ट होते हुए चलती है, इस कारण इनको पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के रूप में मानते हैं। जिसमें मुख्यतः भारत का नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है वो इससे लाभान्वित होता है, यानी नॉर्थ और वेस्ट वाले पार्ट में, जिसमें अपने एक राजस्थान की लोकेशन या स्थिति भी आती है। तो इसमें नॉर्थ इंडिया में रहता है जम्मू एंड कश्मीर, और इसी पास में जम्मू और कश्मीर से अलग हुआ यूटी वाला पार्ट लद्दाख। इनके पास में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल ये पास में उत्तराखंड, पंजाब का पार्ट हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। यानी माउट से राजस्थान का वो भाग लाभान्वित होते हैं जो मानसून से कम लाभान्वित होता है। राजस्थान के अंदर मानसून ड्यूरेशन में वर्षा कम कहाँ होती है? नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में। और माउट के कारण इस भाग में अधिक वर्षा होती है। यानी राजस्थान का नदन पार्ट है गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर वाला पार्ट,
उस साइड में अच्छा गेहूं होने का मुख्य कारण एक तो वहां घग्गर बेसिन का उपजाऊपन है और एक सर्दियों में होने वाली वर्षा मावट। तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग और बाकी यूपी का भी वेस्टर्न पार्ट जिस साइड में गेहूं अधिक होता है, यूपी का वेस्टर्न पार्ट यानी जो पंजाब हरियाणा की तरफ है, यानी जो राजस्थान की तरफ है, और एक मुख्यतः दिल्ली भी इससे प्रभावित होती है। लेकिन ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें सब आ जाएंगे। अपने लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है क्योंकि अभी राजस्थान कवर कर रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान स्टेट, राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग, और इंडिया का भी मोस्टली वही पार्ट है, इंडिया का भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट। तो इस साइड में ये इंडिया के अकॉर्डिंग है, ये पश्चिम की ओर से आने वाली हवाएं हैं, इस कारण इनको कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में, क्योंकि ये इस तरीके से डाइवर्ट होते हुए आती है। जेट स्ट्रीम का एग्जाम्पल है वैसे। पश्चिमी विक्षोभ, आपको ध्यान हो तो इसमें जेट स्ट्रीम वाला जो पार्ट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जलवायु जेट स्ट्रीम या उच्च वायुमंडलीय जो पवनें होती हैं उनसे प्रभावित होती है। तो उच्च वायुमंडलीय पवन का मीनिंग होता है जेट स्ट्रीम। तो एक सीजन विशेष के अंदर अपने जो ये विंड्स आती हैं उसका कारण ये नहीं होता कि हमारे इस समय टेम्परेचर हाई और लो एयर प्रेशर होते हैं। ये फिक्स विंड्स होती हैं जो मुख्यतः लेटीट्यूड्स के बीच में शिफ्ट होती हैं, यानी अक्षांशों के बीच में कुछ स्थायी हवाएं होती हैं, जैसे कि करक और मकर रेखा के बीच में इक्वेटर लाइन की ओर चलने वाली जो विंड्स होती हैं, जो कि ट्रेड विंड्स के रूप में होती हैं, व्यापारिक पवनों के रूप में दोनों गोलार्ध में। और फिर बाद में लगभग कर्क रेखा से और 66.5 डिग्री यानी आर्कटिक सर्कल तक और नीचे अंटार्कटिक तक, यहाँ से कर्क और मकर से अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली ये जो विंड्स होती हैं, इनको कहा जाता है वेस्टर्लीज विंड्स, पश्चिमी हवाएं या पछुआ पवने, क्योंकि इनमें एक डायरेक्शन दोनों ही गोलार्ध में पश्चिम होती है। उत्तर वाले में अगर आप विंड्स को देखोगे तो उसमें आंसर रहेगा साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की ओर चलने वाली वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवने। सदन में देखोगे तो सदन में भी एक डायरेक्शन वेस्ट आएगी, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, इसका जो कॉमन डायरेक्शन है उसको लिया जाता है, इस कारण इनको कहा जाता है वेस्टर्लीज, पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन है, उन दोनों में कॉमन डायरेक्शन आती है ईस्ट। जैसे इस साइड से विंड्स है, इसको अगर डिवाइड करके देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट की ओर से आ रही है। सदन वाली को अगर आप देखोगे तो सदन वाली भी इस तरीके से साउथ ईस्ट, तो दोनों में कॉमन डायरेक्शन कौन है? ईस्ट। इस कारण जो ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवन होते हैं उनको कहा जाता है पूर्वाई पवन, इनको ईस्टर्लीज कहा जाता है। जबकि इसके ऊपर वाले बेल्ट में इसके अपोजिट चलते हैं वेस्टर्लीज। तो इसका मीनिंग ये वाला जो पार्ट है कर्क रेखा से ऊपर वाला, ये वेस्टर्ली जोन में आता है, यानी पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है। इस कारण ये जो स्थायी फिक्स विंड्स होते हैं, इन स्थायी पवनों की डायरेक्शन में आने के कारण कर्क रेखा के ऊपर वाले हिस्से में भूमध्य सागर की ओर से हवाएं आती हैं। तो इनका मीनिंग वो नहीं है कि भारत में इस समय टेम्परेचर लो होते हैं, इस समय टेम्परेचर हाई और लोअर प्रेशर वाली कंडीशन काम नहीं करेगी यहाँ। इसका मीनिंग है फिक्स विंड्स होती हैं, वो इस शिफ्टिंग में यानी भूमध्य सागर वाले पार्ट में चल रही होती हैं, और काफी अधिक हाइट पर आने के कारण इसका मीनिंग इनको कोई लैंड बैरियर रोक नहीं पाता। इस कारण भूमध्य सागर की जो नमी है वो हमारे तक पहुंच पाती है, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है, लगभग 4 से 5 हजार किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो इतनी दूरी पे नमी तभी आ पाएगी जब ये काफी हाइट पर हो या बीच में कोई लैंड बैरियर नहीं हो। तो ऐसा तो नहीं मानेंगे कोई धरातली अवरोध इतनी दूर में कोई भी नहीं है, कई माउंटेन्स हैं, वेजिटेशनल एरिया भी है, लेकिन इसकी हाइट काफी ज्यादा होती है, लगभग 6 किलोमीटर हाइट। और 6 किलोमीटर हाइट वाले को यहाँ लगभग 8-9 किलोमीटर हाइट वाला हिमालय मिलता है, क्योंकि हिमालय में ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट जैसे लगभग 9 किलोमीटर हाइट तक है, तो हिमालय की एवरेज हाइट है 6 किलोमीटर। तो इसका मीनिंग आगे जो इस साइड में जो हिमालय माउंटेन है वो इन विंड्स को रोक पाता है। तो हिमालय के रोकने के कारण ह्यूमिडिटी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में बढ़ जाती है, और ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण और इंडिया में होने वाली जो 4 वर्षा हैं, एक तो प्री मानसून, एक मानसून, एक रेडिएटिंग मानसून। रेडिएटिंग मानसून भारत में होता है अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर में तमिलनाडु में, और दिसंबर के बाद से और मुख्यतः मार्च के बीच में जो वर्षा होती है मावट, वो केवल इंडिया में होने वाली कुल वर्षा का कितना भाग है? केवल 2%।
जबकि राजस्थान में सिर्फ दो ही वर्षा होती हैं, एक तो मानसून और एक मावट। तो राजस्थान के अंदर मावट का इफेक्ट कितना है? 10%। तो राजस्थान में कुल कितने प्रकार की वर्षा होती है? दो, एक मानसूनी सीजन में और एक होती है विंटर सीजन में मावट। जबकि भारत में चार प्रकार की वर्षा है। मानसून पहले की वर्षा, ये होती है जून से जस्ट पहले, अप्रैल और मई में, इसको कहा जाता है प्री मानसून, अप्रैल मई को। फिर जून से लेके अक्टूबर तक आता है अपने मानसून, जो इंडिया में 75% वर्षा करवाता है, इंडिया के अकॉर्डिंग 75। उसके बाद में रेडिएटिंग मानसून। तो जो रेडिएटिंग मानसून होता है वो इंडिया में मुख्यतः तमिलनाडु के लिए, जो लगभग 10-12%, यानी प्री मानसून और रेडिएटिंग मानसून ये लगभग 23% वर्षा करवाता है। और फिर इंडिया में बच गया माउट विंटर सीजन मानसून। तो भारत में मानसून के तीन पार्ट हो गए, प्री मानसून, मानसून, रेडिएटिंग मानसून। फिर एक विंटर का मानसून अलग है जिसको हम नाम देते हैं मावट। तो भारत में कुल कितने प्रकार की वर्षाएं? चार। हमारे एक तो प्री मानसून वाली नहीं आती, अपने तो मानसून आ जाए बड़ी बात है। तो इसका मीनिंग एक तो प्री मानसून और एक रेडिएटिंग मानसून, ये दो हमारे यहाँ नहीं आते। तो मावट का अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो परसेंटेज 10%, और इंडिया में कुल वर्षा में इसका योगदान काफी कम है। कारण क्योंकि इतनी डिस्टेंस आ रहे हैं तो ह्यूमिडिटी बहुत कम पहुंच पाती है। तो इंडिया के अकॉर्डिंग केवल ये 2% हिस्सा है, जबकि राजस्थान में ऑलरेडी वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो अपने यहाँ मावट भी कम होती है, तो मावट का परसेंटेज अपने को ज्यादा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ वर्षा क्या है? कम। जबकि इंडिया में वर्षा काफी अधिक, हमसे भी डबल है, लगभग 125 सेंटीमीटर, जबकि हमारा एवरेज 57.5 सेंटीमीटर, 57.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ मावट का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावट कहलाती है, जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा आती है। तो इसका मीनिंग है इसमें सारी चीजें कवर हो गई। अब एग्जामिनर जरूरी नहीं कि सारे ही वर्ड्स हैं उसमें प्रेजेंट रखे डेफिनेशन में, वो केवल एक शब्द को दे सकता है। जैसे विंटर सीजन की रेनफॉल को क्या कहा जाता है, यानी शीतकाल की वर्षा को क्या कहा जाता है? तो आंसर रहेगा मावट। भूमध्य सागर से आने वाली वर्षाओं को क्या कहा जाता है? तो भी आंसर वही रहेगा, मावट। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, इस शब्द को एग्जाम में कई बार यूज किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की वर्षाओं को भारत में क्या कहा जाता है? मावट। या फिर डेफिनेशन में मेंस में जब लिखो तो तीनों को एक साथ लेके लिखो कि शीतकालीन वर्षा जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा आती है उनको क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। तो पहले डायग्राम बनाइए फिर डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये वाला एक बार इस पे 3-4 लाइन का छोड़ दीजिएगा, पहले ये डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना, अफ्रीका को बड़ा रखना है, विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, तो उसकी थोड़ी सी रेस्पेक्ट करना। कहीं क्या भावुकता में भारत को बड़ा बना जाते हैं। और आज भावनाओं का ज्वार थोड़ा ज्यादा आया हुआ है, क्योंकि हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है। स्वतंत्र कौन बोल रहा है बीच बीच में? पॉलिटी के स्टूडेंट बोल रहे हैं। सुबह स्टूडेंट्स में से गया सर रंगारंग करवाओ, और एक जना आ गया 4 पन्ने लिख के, कल रात को लिखे, पूरी रात उसने सही। फिर किसी को बोलने ही नहीं दिया, मेरे को भी मैं बोल रहा था टाइम हो गया कि शुरू को एक बार आप नहीं बोलोगे बीच में। मैं यही तो कहता हूँ भाई, यहाँ जो आता है स्टेज पे वो भड़ास निकालने के लिए आता है। भाई मेरा तो काम है, मैं क्या करूं बताओ। मैं तो ये बार बार वही, ये माँ उठाती है, 3 दिन पहले भी बात कर रहा था मैं। तो मैं तो कोई 500वीं बार पढ़ा रहा हूँ ये, मोर देन 400 से भी ज्यादा बार हो गया होगा मेरे को। तो आप ये सोचो कि भाई आप इतने में पक जाते हो तो मैं कितना पक रहा होगा, हैं? पर विटामिन एम इतना बड़ा है ना, तो सोचो बार बार बोलूंगा मैं, माँ उठाती है। मनी।
आपके बैच में लास्ट में, लास्ट में। अभी लास्ट क्लास किसकी थी? सूर्यादी बोस। हाँ जी, कंप्लीट हो गया। कौन सा? हाँ, ये इंडिकेट ये किया है कि मावट का जो इफेक्ट होता है वो इंडिया के कौन से पार्ट में होता है? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन आते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। वो इन एरियाज के नाम बताएं। तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये भी पार्शियली इफेक्ट होते हैं। पंजाब, हरियाणा, इसके आगे वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी। तो वेस्टर्न यूपी का मीनिंग इधर वाला यूपी जो पंजाब हरियाणा की ओर। उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। तो अपने लिए राजस्थान वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारत को ऐसे कैसे बनाया? ठीक है, म्यांमार की ओर से कम कर दो, पाकिस्तान की ओर से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ जी, कंप्लीट हो गया। डेफिनेशन लिखिएगा। देखो इस साइड में जो वाटर बॉडीज है वो कई हैं। यहाँ मेडिटेरेनियन सी, यहाँ एड्रियाटिक सी, और इस साइड में यहाँ था अपना रेड सी, लाल सागर। इसमें कई बार ये भूमध्य सागर के साथ ये नाम भी आता है, लाल सागर। लेकिन ये ऑप्शन में सभी आ जाए तो मेन आंसर ये होता है, भूमध्य सागर। डेफिनेशन में जनरली यही यूज होता है। स्वेज, स्वेज कैनाल। हाँ जी, बातें स्टार्ट हो गई मतलब बना लिया आपने। डेफिनेशन लिखो। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। विंटर सीजन रेनफॉल। शीत ऋतु की वर्षा या शीत ऋतु में होने वाली वर्षा।
जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ द्वारा आती है, जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ द्वारा आती है, उसे मावट कहा जाता है। विंटर सीजन रेनफॉल विच कम्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी थ्रू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, which comes from Mediterranean Sea through western disturbance is called मावट। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा आती है, उसे मावट कहा जाता है। इसका मीनिंग तीनों कीवर्ड यूज हो गए। किस समय आती है शीत ऋतु में, किसके द्वारा आती है, पश्चिमी विक्षोभ, किस जगह से आती है, भूमध्य सागर। तो विंटर सीजन रेनफॉल विच कम्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी थ्रू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड मावट। अब इसका टाइम पीरियड क्या है, तो जैसा लिखा ना अपने शीत ऋतु, तो शीत ऋतु में इसका समय माना जाता है लगभग दिसंबर से और मार्च के बीच में जो रेनफॉल है, यानी लगभग जो 3-4 महीने वर्षा होती है अपने। हालांकि विंटर सीजन का हमने टाइम पीरियड क्या लिखा हुआ है राजस्थान के अकॉर्डिंग, मुख्यतः दिसंबर से फरवरी, लेकिन मार्च तक होने वाली वर्षा को मावट में कंसिडर किया जाता है। तो टाइम पीरियड होता है इसका दिसंबर से और मार्च के बीच में। जनरली हम फसलें काटते हैं तब कई बार आता है, यानी बारिशें कई बार फसलों को बर्बाद करने के लिए होती है अपने उस टाइम में। और मावट का तो अधिकतर समय अपने राजस्थान के अंदर फरवरी मार्च के टाइम इफेक्ट ज्यादा होता है। जैसे पिछले 1.5-2 महीने से देखने कोई बारिश नहीं हो रही, लेकिन अब जैसे ही फसल काटने का टाइम आएगा मार्च अप्रैल में, उस समय अपने बारिश आएंगे मावट। तो इसमें टाइम में लिखे, नेक्स्ट लाइन में लिखो समय दिसंबर टू मार्च। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा समय, टाइम क्या होता है इसका, समय दिसंबर से मार्च। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो लाभान्वित फसलें, बेनिफिशियरी क्रॉप्स। बेनिफिशियरी क्रॉप्स में कौन सी हैं, लाभान्वित फसलों में कौन सी हैं, तो बेनिफिशियरी क्रॉप्स में लाभान्वित फसल में लिखिएगा रबी क्रॉप्स। क्योंकि सर्दियों वाली जो फसलें होती हैं इस समय रबी फसलें होती हैं, और उसमें ब्रैकेट में लिख दीजिए सर्वाधिक गेहूं। मैक्सिमम वेट क्रॉप को इसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। गेहूं को लाभ अधिक होने के कारण इस बारिश को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि गेहूं का रंग कैसा होता है, गोल्ड जैसा। इस कारण इस बारिश को नाम दिया जाता है गोल्डन ड्रॉप्स, यानी स्वर्णिम बौछार। इसका लाभ है वो सबसे ज्यादा गेहूं को होने के कारण इसको ये दूसरा नाम दिया जाता है, लास्ट में लिखेंगे अपन। या इस जो अभी लिखा ना गेहूं वाला, इसे जस्ट नीचे नोट में एक लाइन लिख दीजिएगा। मावट को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। मावट को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। मावट को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित फसल गेहूं है। मावट is also known as golden drops because wheat is most beneficiary crop. मावट is also known as golden drop या golden drops। मावट को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित फसल गेहूं है। तो जैसा गेहूं का जो रंग होता है उसके अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया है। तो गेहूं का रंग जनरली कैसा होता है, सामान्यतः गेहूं का रंग गोल्ड जैसा ही होता है। हालांकि गेहूं को भी अपन ने एक रंग बना रखा है गेहूं का। तो मावट is also known as golden drops because through मावट most beneficiary crops is wheat, क्योंकि इसके द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित फसल गेहूं है। तो इसमें ये वाला शब्द इस नाम से भी आ सकती है एग्जाम में, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस नाम से आती है तो फिर कम लोग कर पाते हैं इसको, गोल्डन ड्रॉप्स वाले को।
तो गोल्डन ड्रॉप्स में पहली लाइन तो यही लिखनी है कि गोल्डन ड्रॉप्स मावट को कहा जाता है। फिर बाद में वही डेफिनेशन लिखनी है जो माउट से लिखी है कि ये शीतकालीन वर्षा होती है जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा आती है, जिनका टाइम पीरियड दिसंबर से और मार्च के बीच में होता है। राजस्थान में जो टोटल एनुअल रेनफॉल है, कुल वार्षिक वर्षा है, वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो मानसून रेनफॉल या मानसूनी वर्षा, मानसून रेनफॉल ये तो होता है राजस्थान में कुल वर्षा में 90% वर्षा इससे होती है, मानसून से। एक विंटर सीजन मानसून जिसको हम क्या बोलते हैं, मावट। मावट होती है, ये होती है 10%। टोटल एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। मानसूनी रेनफॉल एट 90, यानी जो पहले अपन ने मानसून में पढ़ा था उसका परसेंटेज 90। मावट का अगर पूछा जाए तो 10। या सिंपल एक बार अधीनस्थ बोर्ड ने किसी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था, राजस्थान में कुल वार्षिक वर्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, एक तो मानसूनी रेनफॉल होता है और एक मावट होता है। मावट को विंटर सीजन रेनफॉल भी कहा जाता है, शीतकाल की वर्षा, जो डेफिनेशन में लिखा है अभी। मावट 10%। वाइल इन इंडिया 2%, जबकि भारत में कितना परसेंट माना जाता है मावट? तो इंडिया की वर्षा को अगर 100% माना जाए तो भारत में परसेंटेज लिया जाएगा 2%। तो इसका मीनिंग ये जो परसेंटेज अपन ने इंडिकेट किया ये एक रीजनल एरिया का, अपने क्षेत्र का है, राजस्थान का। ऑल ओवर इंडिया के लिए परसेंटेज रहता है 2%। तो एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना है कि मावट को किस परसेंटेज के साथ रिप्रेजेंट किया गया है और किस लोकेशन के साथ। राजस्थान के साथ 10% लिखा है तो ठीक है। ये लाइन अगर इंडिया के साथ आ गई कि भारत की कुल वर्षा में मावट 10% का योगदान देती है तो स्टेटमेंट गलत है, फिर वहां सिर्फ ये रहेगा। फिर मावट के बाद में दूसरी घटना अपनी कौन सी है? शीतलहर। अच्छा, इसमें माउंट में एक सेकंड, कुछ पॉइंट और हैं। माउंट में एक मानसून को क्या बोला जाता है माउंट का, वो कवर नहीं हुआ। जैसे एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया गया मावट, एक भारतीय मानसून को क्या कहा जाता है, साउथ वेस्ट मानसून। तमिलनाडु का मानसून अपोजिट होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, लौटता हुआ मानसून आता है तमिलनाडु में। एक ऑप्शन दिया गया आपको शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून। क्वेश्चन है कि शीतकाल में आने वाले मानसून को क्या कहा जाता है? ए आंसर, विंटर सीजन रेनफॉल इज नोन एज, शीतकाल के मानसून को क्या कहा जाता है? ए आंसर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बी आंसर, सी आंसर, डी आंसर, दोनों में। अभी ध्यान से सुना, आपने जो लिखा है मावट,
वो वर्षा का नाम लिखा है कि विंटर सीजन रेनफॉल इज नोन एज मावट, तो इसका मीनिंग शीतकाल की वर्षा मावट है। लेकिन उसके पीछे मानसून, तो मानसून साउथ वेस्ट तो अपने गर्मियों में आता है, जिसके ऊपर अपने लंबा चौड़ा लिखा था ना, वो मानसून था, वो साउथ वेस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट अपने यहाँ नहीं आता, तमिलनाडु में आता है। लौटता हुआ मानसून जिसको हम कहते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। अगर आता हुआ मानसून साउथ वेस्ट है तो सामान्य सी बात है, लौटता हुआ अपोजिट होगा, नॉर्थ ईस्ट, जो कि तमिलनाडु के लिए होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून मावट के मानसून को क्यों कहा जाता है, ये देखिए। जैसे अपनी जो 0 डिग्री है, वो 0 डिग्री से और कर्क रेखा तक का जो पार्ट है, ये सामान्यतः हाई टेम्परेचर वाला पार्ट होता है। इसको जनरली हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध, यानी गर्म जलवायु वाला एरिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद में ऊपर लगभग 60 डिग्री का जो भाग है, वो अपना शीतोष्ण कटिबंध होता है, टेम्परेट जोन। और उसके बाद में लगभग 65-70 के बाद होता है अपना पोलर जोन, यानी शीत कटिबंध। तो ये हवाएं जो वेस्टर्ली जो विंड्स होती हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 0 डिग्री की ओर आने वाली जो विंड्स होती हैं इस साइड में, ये ट्रेड विंड्स होती हैं, व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें जिस कटिबंध में चलती हैं वो होता है मुख्यतः उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। एक नेक्स्ट होता है शीतोष्ण या टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में चलने वाली विंड्स होती हैं वेस्टर्लीज, यानी पछुआ पवनें, इनके अपोजिट। इसमें चलने वाली इन विंड्स को क्या कहा जाता है, वेस्टर्लीज। फिर इनके अपोजिट वापस ध्रुवों की ओर से आने वाली पवनें होती हैं ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें हमेशा ठंडी होती हैं, वो होती हैं शीत कटिबंध में। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उष्ण कटिबंध के ऊपर वाला जो पछुआ पवनों का जो एरिया होता है, वो होता है टेम्परेट जोन, यानी शीत और उष्ण के बीच वाला एरिया, शीत प्लस उष्ण यानी शीतोष्ण। इस कारण इस एरिया में आने वाले मानसून को कहा जाता है शीतोष्ण। दूसरा इसको नाम दिया जाता है भूमध्य सागरीय मानसून, यानी मेडिटेरेनियन सी मानसून भी कहा जाता है। एक इंडिया में जिस ओर से ये विंड्स एंट्री करती हैं, तो इन विंड्स के डायरेक्शन को अगर लेके आप डिवाइड करोगे, तो इसमें आंसर निकलेगा नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि विंड्स में जहां से स्टार्ट हो रही है उसके अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है, ना कि आगे वाली दिशा। तो आंसर रहता है नॉर्थ वेस्ट मानसून। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका नाम अगर लिखा हुआ है तो आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। किस भाग से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है तो भूमध्य सागरीय मानसून। और मुख्यतः कौन से क्लाइमेट जोन में आता है उसके अकॉर्डिंग नाम हो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर नाम हो तो आंसर रहेगा टेम्परेट जोनल मानसून, शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून। तो इसका मीनिंग मावठ या शीतकालीन मानसून के कई सारे नाम हैं। तो एग्जाम में फैक्चुअली क्वेश्चन आ सकता है, तो माउथ वाले में लास्ट में नोट में एक पॉइंट लिख देना। शीतकालीन मानसून को विंटर सीजन मानसून, विंटर सीजन मानसून इज नोन एज नॉर्थ वेस्ट मानसून। उत्तरी पश्चिमी मानसून। ये ना हो तो उसके बाद में भूमध्य सागरीय मानसून। मेडिटेरेनियन सी मानसून। या फिर जिस जोन में आता है उसके अकॉर्डिंग इसको शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून। टेम्परेट जोनल मानसून।
तो विंटर सीजन मानसून के नाम ये है, और विंटर सीजन रेनफॉल जो होती है वो अपनी हेडिंग थी मावट। तो जनरली इसमें मानसून की इतनी चर्चा होती नहीं है, तो हो सकता है कि मेंस एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन निकल जाए। तो मावट के बारे में और तो लगभग सब कुछ पता रहता है कि कहाँ से आती है, कौन सी हवाओं से आती है, टाइम पीरियड क्या होता है, बेनिफिशियरी क्रॉप्स क्या है, साल भर की वर्षा में कितना योगदान है। लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा हाइड होता है इसमें, तो इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसमें भी एक मिस्टेक होती है कई बार, वो अभी बताएंगे एक क्वेश्चन के रूप में। सर मावट की आर्द्रता का मुख्य स्रोत भूमध्य सागर है क्या, तभी लिखवाया है। ये भूमध्य सागर से आने का मीनिंग है कि ह्यूमिडिटी मुख्यतः उस पार्ट से आती है। भूमध्य सागर, लाल सागर, एड्रियाटिक सी। तो भूमध्य सागर भी वैसे किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशियन। किसका पार्ट है? अटलांटिक। रेड सी है अपने इंडियन ओशियन का पार्ट। तो मुख्यतः भूमध्य सागर का हिस्सा मानी जाती है, यानी अटलांटिक की ओर से मुख्यतः ये ह्यूमिडिटी आ रही होती है। या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तब आएंगे आपके। ये वाला भूमध्य सागर जो इस साइड में एक पॉइंट आता है जिब्राल्टर, अटलांटिक से यहाँ पानी एंट्री जो करता है वो जिब्राल्टर से होता है। एक जिब्राल्टर चैनल होता है। तो जिब्राल्टर इज नोन एज की ऑफ मेडिटेरेनियन सी। जिब्राल्टर को कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी, यानी भूमध्य सागर यहाँ से होते हुए जो पानी है जिब्राल्टर से, वो इसके अंदर एंट्री करता है। इंडियन ओशियन को जोड़ने के लिए यहाँ से लैंड पार्ट को काटा गया है और यहाँ से निकाला गया है स्वेज कैनाल को, स्वेज नहर को। जो आजकल जहाँ पे आतंकवादियों के कई अटैक हुए हैं ना, जहाँ कई अपने जहाज वगैरह है जिनको रोका गया है या जिनके ऊपर बीच में कब्जा कर लिया गया था, समुद्री जो लुटेरे वगैरह उनके द्वारा, वो मुख्यतः लाल सागर इस साइड में निकलने के बाद, ये जो अफ्रीकन इथोपिया वाला जो पॉइंट है इस साइड में, इसके बाद से यहाँ खतरा बढ़ जाता है रेड सी तक आने के लिए, सोमालिया के पास में। ये फेमस में है सोमालिया के डाकू। यहाँ पे इंडिया वाले मैप जो लिखा था ना अपने, जहाँ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान जो लिखा था, उसके आगे ब्रैकेट में लिख देना मैक्सिमम श्री गंगानगर हनुमानगढ़। राजस्थान में सिर्फ अपन ने डायरेक्शन लिखे थे, वहां लोकेशन नहीं लिखी कि राजस्थान का कौन सा भाग लाभान्वित होता है। तो राजस्थान नॉर्थ वेस्ट तो लिख दिया था, लेकिन ब्रैकेट में लोकेशन और लिख देना श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड बीकानेर, 3 डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख दो। सीक्वेंस वाइज लिखना श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड बीकानेर। इंडिया वाले मैप के साथ अपन ने लोकेशन लिखी थी नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, उसमें डिस्ट्रिक्ट और मेंशन कर देना आगे ब्रैकेट में, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड बीकानेर। ये जो मैप बनाया था इसमें यहाँ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान लिखा हुआ था। यहाँ मैक्सिमम नंबर फर्स्ट अपने या रैंक वाइज लिख दो श्री गंगानगर, नंबर सेकंड हनुमानगढ़ और नंबर थर्ड बीकानेर, ये वाला पार्ट। तो डायरेक्शन तो लिखा हुआ ही है ना, सिर्फ अपने को श्री गंगानगर हनुमानगढ़ ये याद रखना है।
ये जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं राजस्थान के सेंस में लिखे हैं अपन ने। इनमें कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है? ए आंसर, ए आंसर, बी आंसर। क्वेश्चन यही है, सामने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इनमें सही कौन से हैं? स्टेटमेंट पहला है, मावट राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट भाग को प्रभावित करती है। फिर राजस्थान में वार्षिक वर्षा में मावट का योगदान 10%। इन राजस्थान के अकॉर्डिंग ये लिखे हुए हैं सब। यह भूमध्य रेखीय वर्षा होती है, इसके द्वारा लाभ सर्वाधिक खरीफ फसलों को होता है। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? ए आंसर, ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर, डी आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा यहाँ होती है भारत के सदन में अफ्रीका के बीच में। भूमध्य रेखा पर साल भर वर्षा होती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होते हैं, हाई इवेपोरेशन होता है और हाई रेनफॉल होता है। विश्व में उच्च वर्षा पेटी कहा जाता है भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र को, जहां लगभग 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में इसके बीच में अधिक वर्षा होती है। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला एरिया, जिसमें साउथ अमेरिका की एक प्रमुख नदी भी आती है, अमेजन। अमेजन बेसिन 0 डिग्री पे ही होता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कांगो रिवर। कांगो इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। यानी एक लंबी है और एक बड़ी। बड़ी का मीनिंग है जिसमें वाटर प्रेजेंस ज्यादा है। तो इसका मीनिंग यहाँ से जो नील जो जाती है उसमें पानी अधिक है, लेकिन अफ्रीका में जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री को जो काटती है, 2 बार काटती है कांगो, उसमें वाटर प्रेजेंस ज्यादा होती है। तो कांगो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। नाइल है उसके पास डिस्टेंस है, पानी उतना नहीं है जितना कांगो के पास है। तो इसका मीनिंग है कि 0 डिग्री के पास हमेशा अधिक पानी वाली और ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाली नदियां होती है। तो सामान्य सी बात है, क्योंकि वहां साल भर वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखा अगर होता है तो साल भर वर्षा होती फिर। तो ये भूमध्य रेखा नहीं, भूमध्य सागर है। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पता भी नहीं लगता लाइन वहां ठीक लग रही होती है अपने को। घर आके पता लगता है कि रेखा लिखा हुआ था, जबकि मेडिटेरेनियन सी का मीनिंग अलग होता है। ये इक्वेटोरियल लाइन लिखा हुआ है, इसका मीनिंग इक्वेटोरियल की बात हो रही है, तो इसका मीनिंग भूमध्य रेखा की बात है। और ये साफ साफ गलत है। विंटर के अंदर खरीफ का नहीं, रबी का टाइम पीरियड होता है। अब जो इसमें विंटर सीजन में दूसरी प्रमुख घटना है वो लिखिएगा, शीतलहर। कोल्ड वेव्स। शीतलहर में 2-3 पॉइंट है जिनको अपने को कवर करना है। एक तो मीनिंग क्या है शीतलहर का, फिर शीतलहर में डायरेक्शन पूछी जा सकती है, यानी इसकी दिशा क्या होती है शीतलहर के। फिर इसका टाइम पीरियड या समय क्या होता है शीतलहर का आने का। फिर प्रभावी क्षेत्र, तो जो अफेक्टेड रीजन है, प्रभाव क्षेत्र है वो कौन सा है इसका। तो शीतलहर वाला जो पार्ट है वो राजस्थान में, मुख्यतः इस साइड में जो राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट की ओर हिमालय है,
हिमालय रीजन का मीनिंग विंटर में हिमालय में कंडीशन होती है, टेम्परेचर कम होते हैं और एयर प्रेशर हाई होता है, वायुदाब उच्च होते हैं। जबकि हिमालय की तुलना में अपन 0 डिग्री की तरफ है, भूमध्य रेखा की तरफ, तो हिमालय की तुलना में हमारे टेम्परेचर क्या है। तो हम अपने सीजन के अकॉर्डिंग नहीं करें, हमें तो पता है कि हमारे टेम्परेचर इस समय कम है, लेकिन हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, हिमालय से। तो हिमालय से कंपैरिजन करोगे तो राजस्थान के इस साइड के टेम्परेचर थोड़े ज्यादा है, तो एयर प्रेशर हमारे क्या होगा, तो वहां टेम्परेचर डाउन होने का मीनिंग विंड फ्लो उधर से बनेगा अब सर्दियों में। तो उस साइड से जो हवाएं आती हैं वो राजस्थान के मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को ज्यादा प्रभावित करती है, और उसमें भी उन जिलों को जहाँ ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कम है, लैंड पार्ट अधिक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या करती है, टेम्परेचर को होल्ड करती है। तो टेम्परेचर को होल्ड करने वाले दो पार्ट होते हैं, या तो ह्यूमिडिटी या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्षेत्र में एक तो अपने जल नहीं है, तो इसका मीनिंग है कि जल नहीं है तो मिट्टी जो होती है वो जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म, अगर गर्मियां होती तो जल्दी गर्म होती, जैसे चूरू। और अगर गर्मियां नहीं है, टेम्परेचर कम है राजस्थान में, तो मिट्टी उतनी जल्दी ठंडी भी होगी। तो सर्दियों में सबसे ठंडा जिला अपना चूरू होता है, गर्मियों में वही जिला सबसे गर्म होता है। चूरू राजस्थान में वो जिला है जो टेम्परेचर पूरे साल में सबसे ज्यादा अप डाउन होता है, जहाँ रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। गर्मियों में लगभग 50 डिग्री को टच करके आता है चूरू, सर्दियों में 0 डिग्री को। इसका मीनिंग पूरे साल में 50 डिग्री का डिफरेंस होता है टेम्परेचर अप डाउन में। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसकी जाती है, पूरे साल में चूरू की जाती है। एक दिन में अप डाउन करता है जैसलमेर, ये लिखवाए भी थे मैंने आपको। तो इसके अंदर शीत लहरों का जो इफेक्ट होता है वो अपने राजस्थान के इस वाले भाग में ज्यादा होता है, जैसे चूरू, चूरू के टच में आता है। चूरू एक जगह आती है रतनगढ़, वहां पे सीकर का एक पार्ट टच में आता है, फतेहपुर। तो चूरू के टेम्परेचर और सीकर फतेहपुर के टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन होते हैं। कारण वही है, जमीन में नमी कम है और मुख्यतः वेजिटेशनल एरिया कम है। जैसे आप वेजिटेशन या वनस्पति वाला टॉपिक पढ़ोगे, उसमें आपको बताएंगे राजस्थान में सबसे कम वन किस जिले में है, चूरू के अंदर सबसे कम फॉरेस्ट है चूरू में। तो ये शीत लहरों का इफेक्ट सीधा आता है चूरू, चूरू के बाद में इसके टच वाला डिस्ट्रिक्ट सीकर, फिर इन्हीं दोनों के टच में इस साइड में नॉर्थ वेस्ट की ओर है बीकानेर। तो शीत लहरों का इफेक्ट इन जिलों में सबसे ज्यादा होता है। गंगानगर हनुमानगढ़ पे थोड़ा कम इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि उन एरिया में कैनाल के द्वारा सिंचाई होती है, नहरों के द्वारा। तो इसका मीनिंग वहाँ वाटर प्रेजेंस ज्यादा है, उनके एटमोस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है इन जिलों की तुलना में। तो ह्यूमिडिटी या नमी ज्यादा होगी तो इसका मीनिंग वो टेम्परेचर को ज्यादा होल्ड कर पाएंगे। ज्यादा होल्ड करने का मीनिंग है कि वहाँ टेम्परेचर थोड़े ज्यादा होते हैं, जबकि इन जिलों में टेम्परेचर और ज्यादा डाउन होते हैं, चूरू, सीकर और बीकानेर। और कुछ इंडिविजुअल एरियाज देखो, जैसे गुरु शिखर का माउंट आबू एरिया, तो वहां कम होने का कारण होता है उसकी हाइट, क्योंकि जितनी अधिक हाइट पर जाओगे तो टेम्परेचर कम। वहां तो गर्मियों में भी टेम्परेचर कम रहते हैं भाई। राजस्थान के अदर एरिया से अगर कंपैरिजन करें, तो चूरू में अगर 45-50 डिग्री टेम्परेचर है, तो माउंट आबू में मिलेगा 34-35 डिग्री, यानी लगभग 8 से 10 डिग्री सेल्सियस का गैप मिलेगा आपको। ताकि माउंट आबू जाते ही आपको यूं लगे कि भाई यहाँ मौसम थोड़ा ठीक है। और थोड़ा ठीक इसलिए लगता है क्योंकि हाइट पर। अब इसमें मीनिंग या अर्थ में तो आपको पता है कि लगभग लू का जो अपोजिट है वो लिखा जाता है। तो लू होती है अपने गर्म हवाएं, जबकि ये होती हैं ठंडी हवाएं। तो शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को शीत लहर कहा जाता है। डायरेक्शन मॉनसून के अपोजिट, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। जैसे जैसे गुजरात में एंट्री करेंगे, शीत लहरों का इफेक्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है समुद्र तट वाले जो राज्य हैं या इक्वेटर लाइन की ओर हैं, शीत लहरों का इफेक्ट नहीं होता। तो जैसे जैसे राजस्थान को एक क्रॉस करेंगे तो शीत लहरों का इफेक्ट राजस्थान के कौन से भाग में अधिक होता है, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा होता है, इस वाले पार्ट। आगे की ओर बढ़ते बढ़ते इनका इफेक्ट कम या लगभग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, मानसून के अपोजिट होती है। समय समय शीत लहरों का मुख्यतः जनवरी, हो सकता है दिसंबर में आपके सर्दियां नहीं पड़े, लेकिन जनवरी खाली कभी नहीं जाएगा। जैसे इस बार भी न्यू ईयर स्टार्ट होते ही काम स्टार्ट हो गया था इनका, 1 से लेके और 7 जनवरी तक कंटिन्यूस 7 दिन तक। तो लोग कह रहे थे ना सर्दी किसको कह रहे हैं, तो उनको पता लग गया था इस बार सर्दी किसे कहा जाता है। तो शीत लहरों का इफेक्ट रहा था और हर साल लगभग जनवरी में ही होता है। तो इसका मीनिंग है कि शीत लहरों में ये तो है नहीं कि ये मार्च, अप्रैल, मई और जनवरी ऐसे ऑप्शन रखेंगे।
इस कमिंग शीत लहरों में सारे जो ऑप्शन है वो सारे सर्दियों वाले ही रहेंगे, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये महीने ऑप्शन में रहेंगे, तो उसमें आंसर क्या रहेगा? जनवरी। और प्रभावित क्षेत्र, तो प्रभावित क्षेत्र में नाम रहेंगे चूरू, सीकर एंड बीकानेर। चूरू को फर्स्ट रखना है। शीत लहरों का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, इसका सर्दियों में सबसे ठंडा जिला कौन है? चूरू। तो मीनिंग लिख पहले। मीनिंग है शीत ऋतु में शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को शीतलहर कहा जाता है। शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को शीतलहर कहा जाता है। कोल्ड विंड्स which comes from Himalaya region in winter season is called cold waves. शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को शीतलहर कहा जाता है। Cold winds which comes from Himalaya region in winter season is called cold waves या is known as cold waves. शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को शीतलहर कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो डायरेक्शन या दिशा। दिशा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। मानसून के अपोजिट लिखनी है। मानसून होता है अपने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये लिखनी है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। टाइम या समय जनवरी। लास्ट में इनके द्वारा जो मेन अफेक्टेड रीजन प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है? प्रभावित क्षेत्र में लिखिए फर्स्ट चूरू, सीकर एंड बीकानेर। चूरू को अंडरलाइन कर दीजिए। इसका मीनिंग सर्दियों में सबसे ठंडा जिला कौन है? चूरू। अफेक्टेड रीजन प्रभावित क्षेत्र में चूरू, देन सीकर एंड बीकानेर। चूरू, सीकर, बीकानेर। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में जैसा कि आपको बताया था कि समवर्षा रेखा, समवायुदाब रेखा, इसमें अपन कंप्लीट करते हैं। तो समवर्षा रेखा तो कल कवर कर चुके हैं, सिर्फ एक बचा है समवायुदाब रेखा। तो आइसो हाइट कंप्लीट हो गई है, आइसो बार बची। आइसो बार लाइन समवायुदाब रेखाएं। समवायुदाब रेखाओं का मीनिंग क्या है? तो समवर्षा रेखा का मीनिंग क्या था? कल एग्जाम्पल बताया, जैसे कि ये मैप है, उस मैप में कुछ पॉइंट इंडिकेट किए थे जहां एक समान बारिश थी, एक पे थोड़ी डिफरेंट बताई थी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल 60 सेंटीमीटर, बाकी पॉइंट्स के ऊपर 40 या 50 जो भी इंडिकेट करें अपन, 40 40 40। तो इन पॉइंट्स को जहां इक्वल रेनफॉल हो रही थी उनको मिलाने वाली रेखा को हमने नाम दिया था समवर्षा रेखा। वहां समवर्षा की बात थी। तो इक्वल रेनफॉल वाले जो पॉइंट्स हैं या प्लेसेज हैं उनको कनेक्ट करने वाली लाइन को समवर्षा रेखा। तो सेम ऐसे ही समवायुदाब होती है कि मानचित्र में या चार्ट में एक समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को समवायुदाब रेखा। जहां वर्षा यूज की थी
वर्षा की जगह यहाँ शब्द यूज क्या होगा, वायु दाब। इक्वल एयर प्रेशर होना चाहिए। तो इक्वल एयर प्रेशर जैसे इन 3 पॉइंट पे एक जैसा वायु दाब है और उनको कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये जो लाइन होगी ये होगी आइसोबार लाइन सम वायु दाब रेखा। तो मैं डेफिनेशन लिखिएगा। मानचित्र में एक समान वायु दाब मानचित्र में एक समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को मानचित्र में एक समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को जोड़ने वाली रेखा को मानचित्र में एक समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवायुदाब रेखा कहा जाता है। A line on a map or chart which connects equal air pressure पॉइंट्स लिख दो चाहे प्लेसेस लिख दो, एक समान वायुदाब वाले बिंदुओं को या स्थानों को। A line on a map or chart which connects equal air pressure points or places is known as आइसोबार लाइन। आइसोबार लाइन जो अपने मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट मौसम विभाग है वो साल में 2 समय की हाईलाइट करता है। 100 साल के पहले महीने की जनवरी मंथ की और एक हाफ ईयर निकलने के बाद फर्स्ट मंथ की। तो हाफ ईयर कब समाप्त हो जाता है, जून में। तो जून के जस्ट बाद में महीना आता है जुलाई। तो इसका मीनिंग 2 महीने जिस समय की वायुदाब रेखाओं को हाईलाइट किया जाता है, और उसमें भी हर वायुदाब रेखा को नहीं, सिर्फ जो कुछ स्टैंडर्ड या मानक हैं केवल उन्हीं को। स्टैंडर्ड या मानक का मीनिंग है कि लगभग वो वायुदाब है वो राजस्थान में प्रेजेंट होते ही होते हैं। अब वायुदाब हो सकता है उससे कम भी जा सकता है और उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन इसमें केवल मानक को लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि भारत में देशांतर रेखाएं बहुत सारी हैं। जैसे इंडिया का ये ईस्ट वाला पार्ट है और ये वेस्ट वाला पार्ट। यहाँ लॉन्गिट्यूड या देशांतरी स्टार्ट होती है अपनी 6, 7, 8 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इंडिया की स्टार्टिंग मानी जाती है यहाँ से, गुजरात से। और यहाँ अरुणाचल तक चलता है 97.25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो इसके बीच में इंडिया में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स आते हैं, लगभग 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 29 देशांतर आते हैं। लेकिन उसमें स्टैंडर्ड एक को माना गया है 82.5 डिग्री को, वो हमारी स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोली गई है। तो स्टैंडर्ड टाइम लाइन का मीनिंग ये थोड़ी ना है कि इंडिया में केवल एक ही देशांतर है, वो स्टैंडर्ड है, वो मानक है हमारे समय के लिए। तो स्टैंडर्ड हमने सिर्फ एक को माना है, बाकी देशांतर तो अपने इंडिया में कितने प्रेजेंट हैं, 29 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ मानक के रूप में एक है। तो मीनिंग है अपन वायुदाब रेखाएं जो भी वैल्यू ऐड करेंगे यहाँ या इंडिकेट करेंगे, वो वैल्यू उससे अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन वो एज ए स्टैंडर्ड मान के रूप में वो लिए गए। इसका मीनिंग हमसे अगर पूछा जाए तो अपने को सिर्फ वो वैल्यूज ही बतानी है जो अपने को बताई गई। तो वायुदाब रेखाएं आइसोबार लाइन जैसे जनवरी मंथ है तो जनवरी में होता है टेम्परेचर कम, इस समय एयर प्रेशर वैल्यू जो है वो अधिक होती है। वायुदाब की जो डेटा आएगा वो थोड़ा बड़ा लिखा जाता है। जैसे इस समय राजस्थान में वायुदाब है वो 1018 मिलीबार और इससे अधिक 1019 मिलीबार, ये 2 मानी गई है जनवरी के अंदर वायुदाब रेखाएं। वायुदाब को मिलीबार यूनिट में इंडिकेट करते हैं, एमबी यूनिट में। जबकि जनवरी के अपोजिट हम देखें 6 महीने बाद जुलाई, तो जुलाई में जनवरी से कंपैरिजन करें तो जुलाई के टेम्परेचर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो एयर प्रेशर वैल्यू क्या होंगी, कम। एयर प्रेशर वैल्यू कम होने का मीनिंग है कि जो वहाँ मैथमेटिक्स डेटा जो लिखे जाएंगे वो जनवरी वाले से छोटे लिखे जाएंगे, क्योंकि जनवरी में एयर प्रेशर वैल्यू ज़्यादा थी, अब एयर प्रेशर वैल्यू कम आएगी। लेकिन जुलाई में क्या होता है कि दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा होता है,
क्योंकि दिन के समय तो सूर्य की प्रेजेंस होती है, लेकिन जनवरी के अंदर अपने क्या है, जनवरी में दिन में भी सूर्य का टेम्परेचर कम आता है क्योंकि दिन छोटे होते हैं, तो सूर्य का टेम्परेचर कम आएगा, तो दिन के टेम्परेचर भी अपने कम होते हैं, रात के टेम्परेचर भी कम होते हैं, और दिन और रात के टेम्परेचर में अपने वेरिएशन ज्यादा नहीं होता। तो जब तापमान में वेरिएशन नहीं है तो वायुदाब में भी वेरिएशन नहीं होगा, इस कारण वायुदाब रेखाएं केवल दो ही मिलेंगी आपको। जबकि जुलाई में क्या होता है, दिन में टेम्परेचर ज्यादा होते हैं जुलाई जून के टच वाला मंथ ही होता है, तो दिन के टेम्परेचर ज्यादा होते हैं, लेकिन जुलाई में मानसून आने के कारण रात्रि के टेम्परेचर थोड़े से कम हो जाते हैं, तो दिन और रात के टेम्परेचर में जुलाई में डिफरेंस ज्यादा होता है, और जब तापमान में डिफरेंस अधिक होगा तो वायुदाब रेखाएं अधिक होंगी, ज्यादा होंगी। तो जुलाई में वायुदाब रेखाएं मानी जाती हैं 4। काउंटिंग में भले ही 4 हैं, लेकिन उनकी वैल्यू जनवरी वाली से क्या रहेगी, कम रहेगी। जुलाई के अंदर अधिकतम वायुदाब माना जाता है 1000 मिलीबार अधिकतम माना जाता है। इसका मीनिंग इससे ऊपर वैल्यू नहीं लिखनी है, और जो कम है वो कंटिन्यूस लिखनी है। तो कम है कंटिन्यूस लिखने कैसे लिखोगे, 1000 से कम 999, 998, 997। मीनिंग है किसी एक को रट लो, या तो मिनिमम वाली या मैक्सिमम, मैक्सिमम वाली को रट लो क्योंकि वो राउंड फिगर में है। राजस्थान में जुलाई में मैक्सिमम एयर प्रेशर कितना होता है, तो 1000 होता है, और जुलाई में कितनी वैल्यू है, 4। तो एक तो हमने याद कर रखी है, 3 डेटा और लिख दो, मैक्सिमम याद है अपने को, तो उससे पहले के और कंटिन्यूस जो 3 है वो लिख दीजिए। तो अब अपने से इनके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक जो आरपीएससी का पैटर्न रहा है वो इन वैल्यूज को क्वेश्चन में रखा गया है, और इनके डिस्ट्रिक्ट पूछे हैं, हो सकता है कि इनको ऑप्शन में रख दें इनको ऑप्शन में रखेंगे तब क्वेश्चन और भी इजी हैं। जैसे एक ऑप्शन रखा गया जिसमें 1018 मिलीबार, क्वेश्चन में रखा गया राजस्थान में, क्योंकि हाईलाइट सिर्फ 2 महीने की होती है वायुदाब रेखाएं। राजस्थान में जनवरी जुलाई से संबंधित वायुदाब रेखा जो राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो इसका मीनिंग दोनों वैल्यू हमें पता होना चाहिए। जनवरी वाली है 18 और 19, और जुलाई वाली है 997 से लेके मैक्सिमम 1000 तक। तो क्या 1018 राजस्थान में है, बिल्कुल है, जनवरी मंथ में 1000 है, जुलाई में है 997, जुलाई में 1012 नहीं है, इन 2 महीनों में नहीं है, बाकी कभी ना कभी तो होगी। यानी बीच में महीने आ रहे हैं तो महीनों में टेम्परेचर बीच में बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, उस दौरान 1012 भी तो आएगा ना। तो ये तो है नहीं कि सीधा ही 1000 से 1018 19 पे जाएगा, तो बीच के महीनों में वायुदाब बढ़ते बढ़ते राजस्थान में कभी ना कभी तो ये भी प्रेजेंट होगा, लेकिन इन 2 महीनों से इसका कोई रिलेशन नहीं है। 1012 आंसर। और फिर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित वायुदाब रेखाओं में से जनवरी मंथ में राजस्थान में कौन सी है। तो जनवरी में 2 ही होती हैं, 1018 और 1019, फर्स्ट आंसर। और जब 2 पूछना होगा तो उनको ये तो ऑप्शन देने और इनके साथ कुछ ऑप्शन और देने होंगे कि ए बी ठीक है, बी सी ठीक है। तो जुलाई मंथ में कौन कौन सी ठीक है, एक तो ये ठीक है और एक ये ठीक है, जुलाई में ये दोनों ही ठीक है, बी और सी। तो ये वाले क्वेश्चन तो काफी इजी है क्योंकि इसमें अपने को डेटा पता होना चाहिए, दोनों में फैक्ट याद होने चाहिए। ये मेंस के क्वेश्चन है, सिर्फ प्रीलिम्स